हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में ऋण और छोटी बचतों का महत्व। क्योंकि अल्प विकसित देश जो होते हैं वहाँ पर बड़ी बचतें तो होती नहीं, केवल छोटी छोटी बचतें होती हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तो प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण व्यक्ति बहुत कम मात्रा में बचत कर पाता है। तो इन देशों में ऋण और छोटी बचतों का क्या महत्व है, इसमें हम ये चार चीजें लेंगे कि विकासशील देशों में एक तो सार्वजनिक ऋण का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डेट इन डेवलपिंग कंट्रीज। दूसरा, विकासशील व अल्प विकसित देशों में छोटी बचत का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल सेविंग इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। और यदि ये देश विदेशी ऋणों पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं तो इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, बैड इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेट। क्योंकि अल्प विकसित और विकासशील देश जो हैं वहाँ पर बचतें बहुत कम होती हैं, तो इन्हें ऋण पर निर्भर करना पड़ता है। देश के अंदर से ये ऋण ले नहीं पाते हैं क्योंकि लोगों की आय कम है। तो लोगों की आय कम होने के कारण अंदर से ऋण नहीं मिलता है, आंतरिक ऋण मिलना मुश्किल होता है। इसलिए इन लोगों को बाहर से, अल्प विकसित और विकासशील देश जो हैं इनको बाहरी देशों से ऋण लेने पड़ते हैं, तो विदेशी ऋण पर इनकी निर्भरता बढ़ जाती है। तो इसका क्या दुष्प्रभाव होता है और सार्वजनिक ऋण की क्या हानि है, डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक डेट। सबसे पहले हम लेते हैं कि विकासशील देशों के लिए विदेशी ऋण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डेट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब ऋण लेना कब पड़ता है, जब विकासशील देश जो हैं जिनको बड़े पैमाने पर यदि आर्थिक विकास करना है तो स्वदेशी ऋण से इसकी पूर्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि विकासशील देश जो हैं उनकी राष्ट्रीय आय कम होती है। राष्ट्रीय आय कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम होगी। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण क्या होगा, इनकी बचत कम होगी। बचत कम होगी तो निवेश कम हो पाएगा। इसलिए इन देशों में यदि बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास करना है तो स्वदेशी ऋण जो है लेना, अंदर से, देश के अंदर से इतना भारी मात्रा में ऋण लेना संभव नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास बचत या प्रति व्यक्ति आय ही नहीं है इतनी जितना वो ऋण दे पाए। इसलिए इन देशों को यदि बड़ी मात्रा में आर्थिक विकास करना है तो विदेशी ऋण लेना ही पड़ेगा। दूसरा, जब विकासशील देशों में मंदी आती है तब बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे दूर करने के लिए भी विदेशी ऋण का सहारा लिया जाता है। देखो, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, तेजी और मंदी की स्थिति आती रहती है। तो जब मंदी आ गई इसका मतलब कीमतें बहुत कम हो रही हैं और निवेश में कोई फायदा नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कीमतें कम है तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, मतलब बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और उसको दूर करने के लिए आंतरिक ऋण तो इन देशों के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बेरोजगारी है वहां पर। बेरोजगारी है तो लोगों के पास कोई आय नहीं है। आय नहीं है, इसलिए अंदर से, देश के अंदर से ऋण लेना संभव नहीं है। तो इस मंदी को दूर करने के लिए और देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए भी इन देशों को क्या करना पड़ेगा, विदेशी ऋण का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा है कि विकासशील देश जो है उनमें तकनीक का अभाव होता है, मतलब कोई नई तकनीक यहाँ पर नहीं होती है। ये तकनीक इनको विदेशों से लेनी पड़ती है, तो इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो विदेशी मुद्रा के लिए ये क्या करते हैं, क्योंकि वस्तुओं का निर्यात इतना बढ़ा नहीं सकते जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके, तो इसलिए इन देशों को नई तकनीक जो है उसको आयात करना पड़ता है और इसके लिए भी इनको विदेशी ऋण लेना पड़ता है। अगला है कि विकासशील देशों में यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो तो क्या होगा, सरकार क्या करेगी, लोगों से कर के रूप में ज्यादा इनकम, सार्वजनिक राजस्व एकत्र करके उसको निवेश कर देगी और देश के विकास के लिए नई नई योजनाएं शुरू कर सकती है। परंतु चूंकि विकासशील देशों में, जैसा हमने पहले देखा, कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय पहले से ही कम है, इसलिए इनकी कर देने की क्षमता कम होती है। अब कर देने की क्षमता कम है तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है इनसे ज्यादा टैक्स नहीं ले सकती है। इसलिए कर के माध्यम से सार्वजनिक राजस्व एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इन देशों को अपने विकास कार्यों को करने के लिए, जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं उनमें कर देने की क्षमता कम होने के कारण सार्वजनिक राजस्व जो है विकास कार्यों के लिए पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए इन देशों को सार्वजनिक ऋण का सहारा लेना पड़ता है, और वो भी विदेशी ऋण का। अब है कि यदि विदेशी ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाता है तो इससे निवेश, उत्पादन, रोजगार, आय, जीवन स्तर, बचत में वृद्धि होती है। मतलब यदि विदेशी ऋण जो जो भी सार्वजनिक ऋण लेती है सरकार, उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में भी कर सकती है और अनुत्पादक कार्यों में भी कर सकती है। उत्पादक कार्यों में जब करती है
तो इसका क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि उत्पादक कार्यों में करेगी तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो लोगों का जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। तो ऐसे स्थिति में यदि उत्पादक कार्यों पर खर्च करती है तो इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि उसके उपरीत सरकार ने उस ऋण का उपयोग किसी प्राकृतिक आपदा जैसे अनुत्पादक कार्य के हैं, सुरक्षा से संबंधित कार्य हैं, या प्राकृतिक आपदा कोई है उसका सामना करने के लिए, देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यों पर खर्च करती है, मतलब जिससे डायरेक्ट कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका भार ज्यादा पड़ेगा। तो ये तो हुआ कि सार्वजनिक ऋण, विदेश जो विकासशील देश या अल्प विकसित देश हैं उनके लिए सार्वजनिक ऋण, विदेशी ऋण लेना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको यदि बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास करना है तो आंतरिक ऋण उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण कर देने की क्षमता कम है, तो कर जो है वो सार्वजनिक राजस्व का एक बड़ा स्रोत होता है। पर इन देशों में क्योंकि कर देने की क्षमता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सार्वजनिक राजस्व एकत्र करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर नई तकनीक का अभाव होता है, इसलिए उस तकनीक को भी इन्हें आयात करना पड़ता है, और आयात करने के लिए विदेशी ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। फिर यदि मंदी आ जाती है तो मंदी की स्थिति में और बुरी स्थिति हो जाती है, उस समय बेरोजगारी फैल जाती है, तो जो कर देने की क्षमता थी लोगों की वो भी कम बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में उनके पास आय ही नहीं है, और इसे दूर करने के लिए फिर से विदेशी ऋण लेना पड़ता है। तो इस तरह से इन विकासशील देशों या अल्प विकसित देशों को सार्वजनिक ऋणों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यदि ये ऋण लेकर सरकार ने उत्पादक कार्यों पर खर्च कर दिया तो ऐसी स्थिति में इसका लाभदायक प्रभाव पड़ेगा, इससे निवेश बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा तो और ज्यादा काम करेंगे तो इनकम और ज्यादा होगी, और इससे बचत होगी, बचत होगी तो फिर से निवेश होगा। अब हम लेते हैं विदेशी ऋण पर निर्भरता के दुष्प्रभाव कि यदि ये विकासशील देश ज्यादा विदेशी ऋणों पर निर्भर करते हैं तो इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। अभी हमने देखा कि चूंकि विकासशील देश जो हैं उनके लिए विदेशी ऋण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो उन्हें विदेशी ऋण लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, एक तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण कर देने की क्षमता कम है, कर देने की क्षमता कम होने के कारण सार्वजनिक राजस्व करों के द्वारा एकत्र करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आंतरिक ऋण भी लेना मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण आंतरिक ऋण भी नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में जो विकासशील देश हैं उनके लिए विदेशी ऋणों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। परंतु अर्थशास्त्री कहते हैं कि यदि लगातार विदेशी ऋण पर निर्भर वो करेंगे तो वो देश के लिए घातक भी हो सकते हैं। इसके परिणाम हमने काफी देखे कि अर्थव्यवस्था देश जो है वो देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए विकासशील देशों के लिए चूंकि ऋण लेना महत्वपूर्ण है, उनके लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण ही नहीं उनके लिए आवश्यक है कि यदि उनको विकास करना है तो उन्हें ऋण लेना, विदेशी ऋण लेना पड़ेगा। परंतु लगातार विदेशी ऋण पर निर्भरता जो है वो देश के लिए घातक हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा ऋण लेंगे देश दूसरे देशों से तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विदेशी हस्तक्षेप बढ़ सकता है। मतलब विदेशी सरकारें जो हैं देश में ज्यादा हस्तक्षेप, उनकी गतिविधियों में ज्यादा हस्तक्षेप कर सकती हैं। और इससे क्या होगा, जब विदेशी ऋण, आंतरिक ऋण जब सरकार लेती है तो ब्याज और मूलधन जो है देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे, एक वर्ग से दूसरे वर्ग की तरफ हस्तांतरित होता है, जिससे वो देश के बाहर, हमारी जो मुद्रा है वो देश के बाहर नहीं जा पाती है। लेकिन जब हम विदेशी ऋण लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ब्याज के रूप में बड़ी भारी मात्रा में धनराशि जो है वो सरकार को देश के बाहर भेजनी पड़ती है। तो प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में धन जो है वो देश के बाहर चला जाता है। इसके बाद यदि विदेशी ऋण का उपयोग सरकार उत्पादक कार्यों में करती है तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, उनकी काम करने, बचत करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन यदि इसका उपयोग अनुत्पादक कार्यों में कर दिया तो ऐसी स्थिति में ना तो उत्पादन बढ़ेगा, ना निवेश बढ़ेगा, ना रोजगार बढ़ेगा, इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही जब ऋण एवं ब्याज ज्यादा मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तो ऋण लेने वाला राष्ट्र अपने दायित्व का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में ऋण जो है उसका मूलधन और ब्याज जो जो है सरकार लेती गई और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया,
तो अब जो वो देश है, विकासशील देश जो है, वो उसका भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। अब जब असमर्थ हो गया तो ऐसी स्थिति में वो देश की साख में गिरावट आ जाती है और दूसरे देश जो है उसको विदेशी ऋण देना बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि मान लो इसने भुगतान नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दूसरे देश जो है उनको ऋण देना बंद कर देते हैं। और जबकि हम जानते हैं कि जो विकासशील या अल्प विकसित देश है उनकी विदेशी ऋण प्राप्त करना उनके लिए बहुत आवश्यक होता है, वो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु यदि उनकी साख में गिरावट आ गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विदेशी ऋण मिलना बंद हो जाएगा और परिणाम स्वरूप देश की भुगतान स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि चूंकि इन देशों के लिए, विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए विदेशी ऋण जो है वो काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक है, लेकिन इनका ज्यादा प्रयोग एक सीमा के बाद यदि इसका और ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में इसके घातक प्रभाव पड़ सकते हैं। इससे विदेशी हस्तक्षेप बढ़ सकता है, इससे ब्याज के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि देश से बाहर जा सकती है और यदि अनुत्पादक कार्यों पर खर्च किया है तो इससे क्या होगा, ना तो उत्पादन बढ़ेगा और ना ही रोजगार बढ़ेगा। अब हम लेते हैं सार्वजनिक ऋण की हानि। सार्वजनिक ऋण की, जैसे कि हम पहले देखते हैं कि परंपरावादी अर्थशास्त्री तो शुरू से ही इस चीज को हानिकारक मानते थे। उनका ये कहना था कि जो सार्वजनिक ऋण है वो फिजूल खर्ची और युद्ध की स्थिति को जन्म देता है। जो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा कि यदि सार्वजनिक ऋण लिया जाता है तो वो बिना वजह फिजूल खर्ची को बढ़ाएगा और अनावश्यक युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। तो सार्वजनिक ऋण जो है उसकी बहुत सी हानियां हैं, तो इनमें कुछ प्रमुख हानि निम्नलिखित हैं। एक तो इससे फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सार्वजनिक ऋण जो है जब सरकार लेती है तो इससे, जब सरकार कर लेती है तो क्या होगा, इससे करदाता को कष्ट होगा क्योंकि उसे त्याग करना पड़ेगा और वो ज्यादा कर लगाती है सरकार तो वो विद्रोह कर सकता है। लेकिन जब सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है तो उसे किसी की विद्रोह का, किसी के उसका सामना नहीं करना पड़ता, इससे वो आराम से जितना चाहे उतना खर्च कर देती है। इससे फिजूल खर्ची मतलब ऐसे कार्यों पर भी खर्च कर देती है जो आवश्यक नहीं लेते हैं। ऋण लेने वाला राष्ट्र परावलंबी बन जाता है, मतलब उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। जो देश जितना ज्यादा ऋण लेगा वो ऋणी देश का जो है वो अधीन हो जाएगा, उसको हर बात में वो देश उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ऋण देने वाला देश जो है उसकी आर्थिक क्रियाओं में, उसके जो देश है उसमें हस्तक्षेप, उसकी विभिन्न गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे उस देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। ऋणदाता राष्ट्र के दबाव के कारण ऋण लेने वाले राष्ट्र को प्रतिकूल शर्तें भी माननी पड़ती हैं, जिससे मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि किसी देश ने बहुत ज्यादा ऋण ले लिया तो ऋणदाता देश क्या कर सकता है, उस देश पर दबाव डालकर प्रतिकूल शर्तें मनवाने की उस पर कोशिश कर सकता है, जिससे जो देश हैं उनमें मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। सार्वजनिक ऋण के द्वारा सरकार अपनी कमियों को छिपाने की भी कोशिश करती है और सार्वजनिक ऋण का उपयोग यदि अनुत्पादक कार्यों में होता है तो इससे भुगतान की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे देश की साख में गिरावट आती है और इससे दूसरे देशों से सरकार को ऋण लेने में कठिनाई आती है, क्योंकि दूसरे देश जो हैं जब देश की साख में गिरावट आई तो वो उसको ऋण देने के लिए मना कर सकते हैं। तो इस तरह से सार्वजनिक ऋण जो है वो, उसकी ये कुछ कमियां हैं, परंतु फिर भी हम कहेंगे कि जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं उनके लिए सार्वजनिक ऋण बहुत आवश्यक है, लेकिन उन्हें सोच समझकर इन ऋणों का उपयोग लेना चाहिए। जितना आवश्यक हो केवल उतना ही लेना चाहिए और इनका उपयोग यदि उत्पादक कार्यों में करते हैं वो, तो इनके भुगतान में उनको कठिनाई नहीं आती, क्योंकि जब उत्पादक कार्यों में इनका प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, परिसंपत्ति का निर्माण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा और उस बढ़े हुए उत्पादन से क्या कर सकती है सरकार, उस ब्याज और मूलधन का भुगतान कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सार्वजनिक ऋण यद्यपि इसकी कुछ हानियां भी हैं, इसके बहुत से दुष्प्रभाव जो है लेने वाले देश पर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी यदि इनका उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाए, सोच समझ कर किया जाए, उत्पादक कार्यों में किया जाए, तो ऐसी स्थिति में इसके भुगतान की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरह से ये हुआ विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण का महत्व और उसके दुष्प्रभाव। क्या तो महत्व है सार्वजनिक ऋण का और क्या उसके दुष्प्रभाव होते हैं। थैंक यू।